ऐश अपनी गर्लफ्रेंड बेका, बेस्ट फ्रेंड डिवॉन और उसकी गर्लफ्रेंड एली के साथ आज झील के किनारे मस्ती करने जा रहा था। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर जब ऐश ने अपनी गाड़ी रोकी तो उसी वक्त बेका एली को अपने साथ लेकर वॉशरूम ढूंढने निकल गई। इधर गाड़ी में बैठे ऐश ने डिवॉन से कहा कि आज वो जैसे तैसे करके बेका को प्रपोज करने वाला है। अब इससे पहले कि डिवॉन ऐश को एक प्रो टिप दे पाता, अचानक किसी इंसान का एक कटा हुआ अंगूठा ऐश की गाड़ी पर आ गिरा। उस कटे हुए अंगूठे को देखकर ऐश के तो रूह कांप उठे, पर डिवॉन ने किसी तरह उसे शांत कराते हुए कहा, शायद आसपास यहाँ कोई मुर्दा घर होगा, देखो ऊपर कौवे भी मंडरा रहे, हो सकता है उन्हीं में से किसी ने मुर्दा घर से ये अंगूठा अपने मुंह में दबा लिया होगा। वैसे ऐश ने तो पुलिस को उस अंगूठे के बारे में इन्फॉर्म करने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर डिवॉन ने उसे रोकते हुए कहा, अभी अगर हम पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे तो पुलिस हमसे इस अंगूठे के बारे में 10 सवाल करने लगेगी। वैसे भी गाड़ी में कानपुरिया माल भरा हुआ है, अगर पुलिस के हाथ वो लग गया तो हम तो गए काम से। इतना कहकर जब डिवॉन ने गाड़ी का वाइपर चालू किया तो उस अंगूठे में लगा खून पूरे विंडशील्ड पर फैल गया। हालांकि दोनों ने मिलकर किसी तरह उस अंगूठे को ठिकाने लगा ही दिया। कुछ देर बाद बेका और एली भी वापस लौट आए। उनके आते ही डिवॉन ने गूगल मैप में देखकर बताया कि जिस झील की तरफ वो जा रहे थे वो अब बस उस पेट्रोल पंप से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पैदल ही एक शॉर्टकट रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सुनकर ऐश ने अपनी गाड़ी उसी बंजर पेट्रोल पंप के बगल में खड़ी कर दी, क्योंकि उस बीहर जैसे इलाके में शायद ही कोई पेट्रोल भरवाने आने वाला था। खैर कुछ घंटे की हाइकिंग करने के बाद फाइनली वो चारों उस झील तक पहुंच ही गए। गर्मी के कारण डिवॉन का तो बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उसने बिना समय गवाए झील में डुबकी लगा दी। ऐश, एली और बेका ने भी समय की अहमियत को समझते हुए अपने कपड़े उतारे और अगले ही पल डिवॉन के साथ मिलकर झील में मौज मस्ती करने लगे। कुछ घंटे की ताबड़तोड़ मस्ती के बाद चारों थककर हार चुके थे। तभी एली ने डिवॉन से कहा कि अब उसमें पैदल चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। सेम हाल बेका और ऐश का भी था। इस पर डिवॉन ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ गाड़ी वापस लाने, पर तुम में से किसी एक को मेरे साथ आना पड़ेगा। इस पर ऐश डिवॉन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और दोनों बेका और एली को वहीं झील के किनारे रुकने के लिए कहकर गाड़ी वापस लाने चले गए। कुछ देर बाद जब ऐश उस पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उसकी गाड़ी तो क्या, गाड़ी का टायर भी नहीं था। शायद किसी ने उसकी गाड़ी चुरा ली। ये सोचकर ऐश को चक्कर आने लगा, क्योंकि असल में गाड़ी उसके अंकल की थी। वो तो ऐश ने बेका के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए अपने अंकल से उनकी गाड़ी कुछ दिनों के लिए ले रखी थी। जब बेका और एली को इस बारे में पता चला तो उन दोनों ने भी ऐश और डिवॉन को उनकी लापरवाही के लिए खूब लताड़ा। उसी दौरान उनकी नजर कॉर्नफील्ड की तरफ गई, जहाँ एक व्यक्ति अपने खेत में कौवे को डराने के लिए एक पुतला लगा रहा था। उन चारों ने उस व्यक्ति से मदद मांगने के लिए उसे आवाज लगाई, पर वो व्यक्ति पलक झपकते ही कहीं गायब हो गया। ऐश ने सबसे कहा, मुझे लगता है कि जरूर ये कॉर्नफील्ड उसी व्यक्ति का होगा। अगर वो हमारी मदद कर दे तो हम यहाँ से अपने घर जाने का इंतजाम कर सकते हैं। खैर अब कुछ ही देर में शाम भी होने वाली थी, इसलिए चारों कॉर्नफील्ड के बाहर लगे तार को लांग कर कॉर्नफील्ड में घुसने लगे। उसी दौरान जब डिवॉन तार को लांग रहा था तभी उसका पैर तार में जा फंसा, जिससे वो काफी बुरी तरह से घायल हो गया। ऐश ने किसी तरह डिवॉन के घायल हो चुके पैर को अपने टी शर्ट से बांधकर उसके खून को बहने से रोका और उसे बेका के साथ एक पुतले के पास छोड़कर मदद ढूंढने आगे बढ़ गया। एली भी ऐश के साथ चल पड़ी, हालांकि उसके मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। कुछ दूर जाने पर एली ने जबरदस्ती ऐश को चूमना शुरू कर दिया। हालांकि पहले तो ऐश ने एली को मना करने की बड़ी ही अच्छी एक्टिंग की, पर ज्यादा देर तक वो खुद को रोक नहीं पाया। एली ने डिवॉन को और ऐश ने बेका को धोखा देते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया ही था कि तभी वो व्यक्ति वहां आ धमका और आते ही उसने एक ही घूसे में ऐश को बेहोश कर दिया। उस व्यक्ति ने अपने अगले घूसे का इस्तेमाल एली को बेहोश करने के लिए किया और फिर दोनों को घसीटता हुआ अपने झोपड़े में ले गया। कुछ देर बाद जब एली को होश आया तो उसने खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाया। वो अनजान व्यक्ति भी ठीक उसके सामने ही खड़ा था। उस व्यक्ति का भयानक चेहरा देखकर एली की तो डर के मारे चीखें निकलने लगी। तभी उस व्यक्ति ने एक सुई धागे की मदद से एली के मुंह को ही सील दिया ताकि एली चीख ना पाए। इधर डिवॉन एक कोने में आकर हल्का हो रहा था, तो वही दूसरी तरफ बेका अकेले ही अपने दोस्तों के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने बेका को दबोच लिया और उसे अपने साथ वहां से दूर एक अलग कोने में ले गया। उस दूसरे व्यक्ति ने बेका से कहा, घबराओ मत, मेरा नाम जॉन है। मैं दोपहर से ही तुम और तुम्हारे दोस्तों पर नजर रख रहा था। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अगर तुम्हें जिंदा यहाँ से अपने घर वापस जाना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। इतना कहकर जॉन बेका को अपने साथ एक झोपड़े तक ले आया। वहां उस झोपड़े के बाहर ऐश की गाड़ी भी खड़ी थी। जॉन ने बेका को उस व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा, दरअसल उस व्यक्ति का नाम डेविड है। डेविड पहले एक बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था। साथ ही साथ वो अपनी बीवी से बेहद प्यार भी करता था।
एक दिन जब डेविड किसी काम से शहर गया हुआ था, तब कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स झील तक जाने के लिए डेविड के कॉर्नफील्ड में घुस आए। उन्होंने जब डेविड की बीवी को अकेले देखा तो उन लोगों ने मिलकर उसके साथ काफी दुष्कर्म किए। कुछ दिनों बाद जब डेविड शहर से वापस लौटा तो उसे अपनी बीवी की लाश मिली। डेविड ने उसी दिन से कॉर्नफील्ड में आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। हालांकि डेविड अपने शिकार को जान से नहीं मारता है, वो सबसे पहले अपने शिकार के मुंह को सुई धागे से सील देता है ताकि शिकार ज्यादा चीख पुकार ना कर सके। फिर अपने शिकार को वो कौवे को भगाने वाले पुतले का कपड़ा पहनाकर उसे कॉर्नफील्ड में ले जाता है और उसे एक खूंटे पर टांग देता है। खूंटे पर रस्सी से बंधे होने के कारण शिकार ज्यादा हिलडुल नहीं पाता और कौवे उसे नोच खाते हैं। तुमने कॉर्नफील्ड में कई सारे पुतले तो देखे ही होंगे, उनमें से लगभग सभी पुतलों के अंदर जिंदा इंसान मौजूद है। वो कुर्सी देख रही हो? कुछ देर पहले डेविड ने तुम्हारी दोस्त एली के साथ भी वही सब किया है। शायद वो अभी एली को कॉर्नफील्ड में टांगने गया होगा। बेका ने जॉन से पूछा कि आखिर उसे ये सब कैसे पता है, तो जॉन ने उसे कहा, मैं डेविड का बेटा हूँ। अब इससे पहले कि बेका जॉन से डेविड के बारे में कुछ और पूछ पाती, डेविड दंदनाता हुआ वहाँ आ धमका। हालांकि उसके आने से पहले ही बेका एक कोने में छुप गई थी। इधर डेविड ने डिवॉन को भी पकड़ लिया था। डिवॉन को एक चेयर पर बांधने के बाद डेविड ने एस को खूंटे पर टांगने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि डिवॉन की दर्द भरी चीख बेका ज्यादा देर तक झेल नहीं पाई और वो डेविड के सामने आ गई। बेका ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए डेविड पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि डेविड ने उसे एक ही चपेट में बेहोश कर दिया। डेविड ने जॉन से बेका को पुतले में बदलने की तैयारी करने को कहा और खुद एस के पुतले को कॉर्नफील्ड में लगाने चला गया। इधर जॉन को बेका से लगाव हो गया था, इसलिए मौका मिलते ही उसने बेका को आजाद कर दिया। हालांकि एनेस्थेसिया की वजह से बेका का पूरा शरीर कुछ समय के लिए पैरालाइज हो गया था, इसलिए वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी डेविड भी वहां आ गया। डेविड के आते ही जॉन ने उससे बेका को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करा। अपने बेटे के काफी रिक्वेस्ट करने पर डेविड ने बेका को वहां से जाने के लिए कहा। डेविड के इशारे को समझकर बेका उल्टे पांव वहां से भाग निकली। हालांकि उसके वहां से जाते ही डेविड ने बड़ी ही बेरहमी से अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार डाला। इधर बेका कॉर्नफील्ड से होती हुई मेन रोड की तरफ भाग रही थी कि तभी कॉर्नफील्ड की आरियों में लगे तार में उसका पैर फंस गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। होश आने पर उसकी नजर कॉर्नफील्ड के बाहर खड़ी एक कार पर गई, जिसमें एक आदमी काफी हाई वॉल्यूम पर टोनी कुकुर के गाने सुन रहा था। बेका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को मदद के लिए पुकारा, पर टोनी कुकुर के गाने के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए टोनी भाई। तभी डेविड भी वहां आ गया और बेका को घसीटते हुए वापस कॉर्नफील्ड में ले गया। अगले दिन कॉर्नफील्ड में कई सारे पुतले टंगे हुए थे। उन्हीं में से एक खूंटे पर बेका भी टंगी हुई थी। कुछ कौवों ने बेका के दोनों आंख फोड़ दिए। हालांकि बेका अभी भी जिंदा थी और दर्द से कराहते हुए मदद की भीख मांग रही थी, पर उस 100 एकड़ की जमीन में फैले उस कॉर्नफील्ड में वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था।